नमस्कार साथियों, एक बार पुनः सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। हमने हिंदी की श्रृंखला जारी करी है। उसी श्रृंखला में आज आगे बात करेंगे वर्णों की, वर्णमालाओं की बात करेंगे। उसके आगे देखेंगे हमारे जो हर्ष स्वर हैं, दीर्घ स्वर हैं, प्लुत स्वर हैं और व्यंजनों के बारे में समझेंगे। और इसके अलावा कई अन्य नई चीज़ें भी यहाँ पर को समझेंगे। तो आप बने रहिएगा पूरे वीडियो में, और जहाँ समझ में नहीं आता है वो आप ज़रूर से लिखिएगा, हम आपको फिर उसको बताने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिना देरी के। तो वर्ण, वर्ण क्या हुए? वर्ण का मतलब होता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्ण का मतलब क्या है? कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण का मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है आपकी। आगे देखिएगा, वर्णमाला क्या हुई? फिर वर्णों का समूह। वर्णमाला का मतलब हुआ वर्णों का समूह। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। नहीं आ रहा है, रट लीजिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णमाला वर्णों का समूह। जैसे दानों दानों से अगर हम मिलके एक माला बन जाती है ना, वैसे वर्णों से मिलके एक वर्णमाला बन जाती है। आगे समझिए, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण होते हैं, दूसरे व्यंजन वर्ण होते हैं। स्वर यानी कि जो स्वतः उच्चारित होते हैं। स्वर का मतलब क्या है? जो स्वतः उच्चारित होते हैं, स्वतः उच्चारित। और व्यंजन आप किसी कहोगे? फिर व्यंजन का मतलब है कि स्वर की सहायता से, यानी कि स्वर की सहायता से, स्वर की सहायता से, स्वर की सहायता से आप व्यंजनों का उच्चारण करेंगे। स्वर जो स्वतः उच्चारित हो रहे हैं, व्यंजन जो स्वर की सहायता से उच्चारित हो रहे हैं। एक और यहाँ पर कोई चीज़ याद रखिएगा कि व्यंजनों के अंत में अ होता है। व्यंजनों के अंत में अ होता है। हाउ, कैसे? देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ क लिखा, ये क लिखा, तो ये क व्यंजन किस किस से बना है? देखो, आधा क और अ से, आधा क और अ से बना है, यानी कि व्यंजनों के अंत में अ होता है। प्रश्न ये पूछा जाता है तो याद रखिएगा। और व्यंजन में जब हम संधि पढ़ेंगे तो विधन अंजन होगा। कौन सी संधि है आप बताइएगा जरूर से। ये तो बात होगी कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण होते हैं और दूसरे व्यंजन वर्ण होते हैं। देखिएगा, स्वर को भी दो भागों में बांटते हैं, एक मूल स्वर होते हैं और दूसरे संधि स्वर होते हैं। एक मूल स्वर होते हैं और दूसरे संधि स्वर होते हैं। तो मूल स्वर कितने हैं आपके? मूल स्वर आपके हैं 4। मूल स्वर कितने हैं आपके? 4। अ, ई, उ और री। छोटा ई, छोटा ऊ की बात हो रही है। ये 4 मूल स्वर हैं। संधि स्वर कितने हो गए आपके? संधि स्वर हो गए 7। संधि स्वर कितने हो गए? 7। यानी कि 4 और 7, यहाँ पर 11 स्वरों की बात होती है। सब बताया जाएगा आपको, आप चिंता बिल्कुल ना करिए। तो संधि स्वरों को भी दो भागों में बांटा गया है, एक दीर्घ स्वर और दूसरे संयुक्त स्वर। दीर्घ यानी और से मिलकर आ बना है, ई और ई से मिलकर ई बना है, उ और ऊ से मिलकर ऊ बना है। ये दीर्घ स्वर हो गए। संधि में हम इन्हें और अच्छे से समझेंगे। ए, आई, ओ, औ, औ, औए, औ, अ, ओ से मिलके बना है। देखिए, ये हमारे संयुक्त स्वर हैं, ये हमारे संयुक्त स्वर हैं। तो आपको याद रखना है, ये जो मैंने अभी आपको बताया, औ, औए, औ, औ, तो ये हम आपको संधि में बताएंगे किस प्रकार से आ रहे हैं, वहाँ इनको बताने का प्रयास करेंगे। बहरहाल, अगर इसमें प्रश्न इस प्रकार से आएगा कि परंपरागत रूप से स्वर कितने होते हैं, तो आपका उत्तर होगा 13। परंपरागत रूप से स्वर कितने होते हैं, तो आपका उत्तर होगा 13। उच्चारण की दृष्टि से 10, उच्चारण की दृष्टि से 10। इसको यहाँ पर रोक के पहले इसको समझा देता हूँ, फिर ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इतनी बात हमारी हुई, वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण होते हैं। स्वर को हमने देखा, एक मूल स्वर होते हैं, एक संधि स्वर होते हैं। मूल स्वर आपके 4 होते हैं, संधि स्वर आपके 7 होते हैं। हमने देख लिया, आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आई, ओ, औ, ये आपके संधि स्वर है। फिर अब बात करते हैं अयोग वाह की। अयोग वाह, अयोग वाह को अगर हम बात करें तो अ, योग और वाह से मिलके बना है। अ, योग और वाह से मिलके बना है, यानी कि बिना जुड़े हुए वहन कर रहे हैं हम इनको, बिना जुड़े हुए वहन कर रहे हैं। किशोरी प्रसाद वाजपेयी जो कि भाषा वैज्ञानिक थे, उन्होंने अयोग वाह को मुख्यतः जो है प्रस्तुत करा है। अयोग वाह, अयोग वाह,
बिना जुड़े हुए वहन करे जा रहे हैं। आपने बहुत कम देखे होंगे जहाँ अह वाले कोई अगर शब्दांश आप मुझे बताओगे, बहुत कम देखे होंगे, बहुत कम मात्रा में इनका प्रयोग होता है। तो ये बिना जुड़े हुए वहन करते जा रहे हैं हम अपनी वर्णमाला में इनको। तो ये अयोग वाह दो होते हैं, एक अंक होता है, दूसरा अह होता है। अंक यानी इसे जो ये बिंदा ऊपर लगा इसे अनुस्वार कहते हैं, और जो पीछे दो बिंदे लगे हैं इसे विसर्ग कहते हैं। याद करिएगा, अंक और अह आपके अयोग वाह हैं। किशोरी दास वाजपेयी जी जो कि भाषा वैज्ञानिक थे, उनको श्रेय जाता है इनको प्रदान करने का। आगे बात करेंगे प्लुत स्वर। प्लुत स्वर यानी कि इसकी विशेषता क्या है? इसका उच्चारण करने में ना हमें 3 गुना समय लगता है, 3 गुना समय लगता है। यानी कि इसको जो लिखने का जो संकेत है वो त्रिमात्रिक, इसे हम त्रिमात्रिक भी कह सकते हैं। 3 गुना समय लग रहा है इसलिए त्रिमात्रिक कहा गया है। लिखने का संकेत देवनागरी का 3 है। जैसे देवनागरी में ना हम एक को ऐसे लिखते हैं, आपको पता हो, 2 ऐसे लिखते हैं, 3 4 ऐसे लिखते हैं, देखिए ये ऐसे लिखते हैं ना। तो देवनागरी के 3 के समान है त्रिमात्रिक को लिखने का संकेत। तो एक उदाहरण यहाँ दे रखे, जैसे ओम, 3 गुना समय ना ओम। जैसे मुख्यतः प्लुत स्वर का जो यूज होता है ना नाटकों में अत्यधिक होता है, जैसे राम, कहीं खो गए जैसे राम, ये तो वैसे ओम। तो ये हमारे क्या है, ये प्लुत स्वर है। देखिए उच्चारण समय के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष का मतलब जिसमें उच्चारण में कम समय लग रहा है, बहुत ही सरल है, कम समय लग रहा है, यानी कि हर्ष का मतलब अ, ई, उ और री, ये 4 हैं यहाँ पर, ठीक है। दीर्घ का मतलब, दीर्घ का मतलब हुआ कि जिनके उच्चारण में अधिक समय लग रहा है, ये 7, ये दीर्घ हम यहाँ रख देंगे। प्लुत जिनके उच्चारण में हमें 3 गुना समय लग रहा है, ओम, ये आपके प्लुत स्वर हो गए। तो संभवतः आपने उच्चारण समय के आधार पर भी स्वरों को समझा होगा, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब आते हैं यहाँ पर दोबारा, परंपरागत रूप से स्वर 13 हैं। अगर प्रश्न इस प्रकार से आएगा, क्योंकि कई बार ये प्रश्न आया हुआ है इसलिए यहाँ पर मेंशन करा हुआ है, परंपरागत रूप से जो स्वर है आपके 13 हैं। देखो गिनते हैं 13 कौन कौन से, 7 4 11 और आपका 2 13 हो गए, ठीक है। 7 4 11 12 13, तो इसलिए 13 कह रहे हैं। उच्चारण की दृष्टि से 10 ही कह रहे हैं, तो उच्चारण की दृष्टि से कौन से 10 है ना, देखो ये 7 ये हो गए, 7 8 9 और 10, ये री को नहीं लिखा गया है यहाँ पर उच्चारण की दृष्टि से, आपके 7 8 9 और 10 ये आपके उच्चारण की दृष्टि से हैं। आगे बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ी सा लंबा हो जाएगा। व्यंजन, कई चीज़ें छूट जाएंगी तो फिर उनको अन्य वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे, चिंता बिल्कुल ना करिए, एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझाते हुए चलेंगे। व्यंजन, जैसे कि मैंने आपसे कहा था ना, वी धन अंजन कौन सी संधि है, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। संधि में बहुत अच्छे से देखते ही बता दोगे कि कौन सी संधि है, ये वादा है आप लोगों से। व्यंजन, तो व्यंजन स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म संघर्षी व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। आपके 25 स्पर्श ऐसे स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। अंतस्थ आपके 4 होते हैं, उष्म संघर्षी आपके 4 होते हैं और संयुक्त भी आपके 4 होते हैं। तो व्यंजनों को सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्पर्शी या स्पर्शी व्यंजन से। प्रश्न पूछ लिया गया है, डीएलएड में अभी हाल ही में पूछा गया था जो लेटेस्ट हुआ था, तो उसमें स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, तो स्पर्शी व्यंजन आपके 25 होते हैं, ये बिल्कुल पूछा जाता है। 25 अभी हम देखेंगे, देखो 5 10 15 20 25 ये हमारे स्पर्शी व्यंजन हैं। ये पूरा चार्ट इसलिए बनाया गया है क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इसमें से आते हैं और इन्हीं में से हम इनको सॉल्व कर पाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखें। सीधा मैं 1 2 3 4 लिख देता तो हो सकता था कि आप समझ नहीं पाते थे कहाँ से आ गए, तो इसलिए इस चार्ट को बनाने का यहाँ पर को उद्देश्य था। देखिए जो हमारे क वर्ग है, जैसे क ख ग घ अंग, हमारे यहाँ कंठ से आ रही है इनकी, तो इनका उच्चारण स्थान हो गया कंठ। कंठ आप बोल के भी साथ में देखिएगा। देखो अगला है च छ ज झ य, यानी कि जो हमारी जीभ है ना हमारी तालु से टकरा रही है, जो हमारी जीभ का आगे वाला हिस्सा है ना वो हमारे तालु से टकरा रही है, तब इसे तालव्य कह रहे हैं, ठीक है। देखिए ट ठ ड ढ ण, हमारी जीभ मुड़ रही है, मूर्धन्य मुड़ रही है पीछे की ओर, आप ऐसे देखिए हमारी जीभ पीछे की ओर जा रही है, तो ये मूर्धन्य होंगे, इनका जो स्थान है वो मूर्धन्य है, ठीक है। देखिए मूर्धन्य व्यंजन इन्हें कहेंगे। त वाले करते हैं, त थ द ध न, जो हमारे व्यंजन है दांतों से टकरा रहे हैं, हमारी जीभ दांतों से टकरा रही है तो वो दंत है। अगर आपकी नहीं टकरा रही, हो सकता है कि उच्चारण गलत हो रहा होगा, आप दोबारा प्रयास करिएगा। प प फ ब भ म,
जीभ जो हमारे होंठ हैं दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो इसलिए ओष्ठ या द्युष्टम कह रहे हैं। दो होंठ हमारे मिल रहे हैं इसलिए द्युष्टम कह रहे हैं, ओष्ठ कह रहे हैं। तो याद रखिएगा कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो क वर्ग से लेके प वर्ग तक होते हैं और ये इनकी संख्या 25 होती है। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ और द्युष्टम। ये क्रम भी याद करेगा, पूछा जाता है क्रम भी। उच्चारण करेगा आपको स्वतः ही आ जाएगा। कंठ क वर्ग, च तालव्य जीभ आगे हमारी तालू से लग रही है, मूर्धन्य का मतलब जीभ पीछे जा रही है, ट दंत मतलब जो हमारी जीभ है दांतों से लग रही है, और प का मतलब है हमारे होंठ मिल रहे हैं। प वर्ग ओष्ठ या द्युष्टम कहलाता है। ये प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पर, तब लिखा है जैसे दंतोष्ठ व और फ है। दंतोष्ठ आपका व और फ है जी, दंतोष्ठ व और फ है। कंठ तालु ए और आई है, कंठ और तालु, ठीक है, जिसमें कंठ भी लग रहा तालु भी लग रहा, वो ए और आई है। ऐसे कंठोष्ठ है ओ और आउ। कंठोष्ठ मतलब कंठ और ओष्ठ दोनों से लग रहे हैं, ओ और आउ। ये प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें से जो आपका ये प्रश्न है दंतोष्ठ और कंठोष्ठ, ये उत्तराखंड टीईटी में पूछा गया था, इसलिए मैंने मेंशन करा हुआ है। जो तैयारी कर रहे हैं टीईटी की तो उनके लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और जिस प्रकार से कंपटीशन आजकल हो गया है तो प्रश्न कैसे भी आ सकता है, तो समावेश सबका करा गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला देखेंगे। देखो इस चार्ट को बनाने के पीछे कारण ये था कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। तो ये जो वर्ग हैं क वर्ग से प वर्ग तक, तो किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा, यानी ये इन 25 की बात कर रहे हैं, इन वर्गों का पहला और दूसरा वो अघोष होगा। यानी पहला और जो दूसरा यानी क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये क्या है, ये अघोष व्यंजन है। ये अघोष व्यंजन है। जो घोष अघोष का मतलब क्या है कि इसमें जब हम इनका उच्चारण कर रहे होते हैं ना, तो हमारे जो उच्चारण के समय में कंपन पैदा होती है। उच्चारण के समय कंपन पैदा होती है। जैसे ना घोष बजाओ, यानी कि युद्ध हम जीत गए हैं, कंपन हो रहा होता है, यानी जीत की उस समय खुशी हो रही थी। आप ऐसे करके इसको याद करिए, यानी कि उस समय क्या है, कंपन उत्पन्न हो रहा है। अघोष का मतलब क्या है कि जिस समय इनका उच्चारण कर रहे हैं कंपन उत्पन्न नहीं होता है, यानी कंपन नहीं हो रहा जिस समय इनका उच्चारण कर रहे हैं, उसे अघोष कहेंगे। अब क ख कुछ कंपन नहीं हो रहा, च छ ट ठ त थ प फ कंपन नहीं हो रहा, यानी कि वो ऊर्जा निहारी जीत वाली अभी। तो कहाँ पर आएगी, देखो 3 और 4 में। प्रत्येक जो ये हमारे जो वर्ग हैं क वर्ग से प वर्ग तक, तो उनमें जो तीसरा और चौथा होगा, यानी कि ग घ ज झ लग रहा है ना, थोड़ा जोर लग रहा है, आप भी साथ में लगाइए। ड ढ द ध ब भ, यानी कि इसमें हमारे जो उच्चारण में कंपन पैदा हो रही है, इसे सघोष या घोष कहते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा सघोष या घोष होता है। पांचवा अनुनासिक होता है। पांचवा अनुनासिक या नासिक, यानी कि जब हम इनका उच्चारण कर रहे होते हैं ना, तो हवा मुंह से भी और नाक से भी निकलती है, इसलिए अनुनासिक कह रहे हैं, इसलिए अनुनासिक कह रहे हैं। और अनुनासिक का अब मुख्यतः जो प्रयोग होता है ना, वो पंचामक्षर, जो पंचामक्षर का जो प्रयोग हो रहा है मुख्यतः, अब इसका इस्तेमाल पूरी तरह नहीं हो रहा। जैसे कैसे, मुझे अंत लिखना है ना, तो आज के समय में अगर हम अंत लिखें, यह होने को ये भी सही है, और अब इसका प्रयोग इस प्रकार से करा जाने लग गया है। तो ठीक है, तो पंचमाक्षर का प्रयोग इस प्रकार से अब करा जाने लगे। इनको पंचमाक्षर भी कहते हैं, नहीं पंचम अक्षर हैं, ध्यान दीजिएगा आप। अब देखेंगे तो इसी में एक तो घोष अघोष में बांटा जाता है। इनमें एक होता है अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब होता है, अल्प प्राण में, अल्प प्राण को आप ऐसे समझिएगा कि जिसमें इनका उच्चारण कर रहे होते हैं ना, कम हवा निकल रही है, कम हवा निकल रही है, अल्प प्राण, कम लग रहा। देखो जैसे कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होते हैं। क ख कहेंगे तो जोर लग रहा है, यानी दूसरा चौथा आपके महाप्राण होते हैं। देखिएगा एक साथ इनको करने का प्रयास करेंगे। क क ख, ख में हम धीमा कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं रहा, लेकिन ग में धीमा नहीं करेंगे, घ में धीमा कर सकते हैं, समझ रहे हो। लेकिन अंगों में फिर क्या होगा, देखो क धीमा, ख फिर ऊपर, ग धीमा, घ फिर ऊपर, अंगो फिर कम, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होता है, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। महाप्राण का मतलब अधिक जो है हमारी हवा इसमें निकल रही है, अधिक हमें संघर्ष करना पड़ा, ऐसे करके आप याद करिएगा अल्प प्राण और महाप्राण में। घोष अघोष में मुख्यतः कंपन पैदा हो रही है हमारी श्वासों में, और प्राणों में, अल्प प्राण महाप्राणों में क्या हो रही है कि हवा निकल रही है, ठीक है, तो प्राण जा रहे हैं, हवा की जरूरत है। आगे बात करें। अब अगला है स्पर्श व्यंजन को हम लगभग समझ चुके हैं। अब अंतस्थ व्यंजन आते हैं। अंतस्थ व्यंजन यानी कि ये स्वर और व्यंजनों के बीच में है। वर्णमाला में अगर हम ऐसे प्रतीत होते हैं कि ये स्वर और व्यंजनों के बीच में,
तो इसलिए इसने अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। अंतस्थ व्यंजन देखो य, र, ल और व होते हैं। य, र, ल और व, य, र, ल और व होते हैं। तो देखो इसमें से जो र है ना वो लुंठित है। लुंठित का मतलब रोलिंग, रोलिंग, ठीक है। जब हम र का उदाहरण र, जो हमारी जीभ है ना वो रोल हो रही है, जैसे आपने स्प्रिंग रोल खाए होंगे ना, रोल वाले, तो ऐसे ही र आपकी जो र हो रही है, जब आप इसका उच्चारण कर रहे हैं तो आपकी जीभ गोल गोल घूम रही होगी, र, यानी कि यह लुंठित है, आपकी जीभ रोल हो रही है। ल कहेंगे ना तो आपके जो मुख में एक जगह से हवा जाएगी, ल, इसीलिए से पार्श्विक कह रहे हैं, हवा एक जगह से निकल जाती है, हवा एक जगह से पास हो जाती है, ल, खट से हवा घुस गई, ल यानी पार्श्विक है, याद करिएगा। और य और व को अर्ध स्वर भी कहते हैं, य और व को अर्ध स्वर भी कहते हैं। य और व जो आपके अर्ध स्वर हैं, य और व दिखने में तो स्वर के समान है लेकिन व्यंजन है, इसलिए अर्ध स्वर कहा गया है। और पूरे अंतस्थ व्यंजन को हम लोग क्या कहेंगे, ये आपके अल्प प्राण है, यानी कि य, र, ल, व, य, र, ल, व, यानी कि इनमें बहुत ज़्यादा हमारी हवा नहीं निकल रही है, बहुत ज़्यादा हमें बहुत जोर नहीं लगाना पड़ रहा, यानी कि अल्प प्राण में अंतस्थ व्यंजन को हम अल्प प्राण भी कहेंगे। याद रखिएगा, कभी अगर ये आ गया कि इसमें से अल्प प्राण ये होंगे तो बिल्कुल होंगे, य, र, ल, व अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। आगे बात करेंगे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन का मतलब ये है कि समय लग रहा है, इसमें उच्चारण करने में समय लग रहा है, उष्मा की जरूरत पड़ रही, ऐसे करके समझिए। और श और ह होता है। देखो ये क्रम आपको याद होना चाहिए, ये अक्सर क्रम भी पूछा जाता है श का। सबसे पहले तालव्य श होता है, फिर मूर्धन्य श होता है, दंत श होता है। याद करना बहुत सरल है। देखो यहाँ देख लीजिए, पहले तालव्य है, फिर मूर्धन्य, फिर दंत्य। बस आपको इन श को याद करना है, पहले तालव्य वाला आता है, फिर मूर्धन्य पेट काटा वाला आता है, फिर आपका श आता है। तो तालव्य, मूर्धन्य और आपका दंत्य। ऊष्म संघर्षी आपके महाप्राण भी होते हैं। लगाना समय देखो श ह, तो ये आपके क्या हैं, ये आपके महाप्राण भी। अगला देखेंगे चौथा, यानी कि संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन बहुत बार पूछा जाता है। संयुक्त का मतलब दो अलग अलग व्यंजनों से मिलके बने हैं। चार होते हैं, ठीक है, जैसे आपके अंतस्थ भी चार हैं, आपके ऊष्म संघर्षी भी चार हैं, और संयुक्त व्यंजन भी आपके चार हैं। पहले लिख दिया गया है, दोबारा लिख रहे हैं। संयुक्त व्यंजन तो कौन से हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र। ये पूछे जाते हैं ये किस व्यंजन से मिलके बने संयुक्त व्यंजन। तो क, छ किससे बना है, आधा क और श से। त्र किससे बना है, आधा त और पूरे र से। ज्ञ किससे बना है, आधा ज और य से, य, ठीक है, ये वाला य, ये, ठीक है, ये वाला य से बना है, आधा ज और य से ज्ञ बना है। तो श्र किससे बना है, तालव्य श, ये देखिए ये वाले तालव्य श, और र से बना है श्र। तो ये आप याद करिएगा, बार बार पूछे जाते हैं, ये आपको रटने ही पड़ेंगे। वैसे रटे हुए नहीं भी तो एक बार समझ जाओगे ना, तो छ आप इसको तोड़ोगे, एक दो बार लिखोगे तो याद हो जाएंगे जरूर से। अब देखो यहाँ पर एक और है, यहीं पर को अड़ और ढ, यानी कि गुण के आधार पर इन्हें द्विगुण कहा गया है। गुण के आधार पर इन्हें द्विगुण कहा गया, जैसे ऐसा लग रहा है अड़, यानी कि इसमें दो व्यंजन छुपे हैं, ऐसा लग रहा है हमें अनुभव, इसलिए इन्हें गुण के आधार पर इन्हें द्विगुण कहा गया है। उच्चारण के आधार पर इन्हें उच्छिप्त कहते हैं। उच्चारण के आधार पर जैसे मैंने कहा अड़ कहा ना, ऐसा लग रहा है कि मैंने जैसे जीभ मेरी ऊपर गई फिर झटके से नीचे आ गई, जीभ अड़ कहा तो झटके से जीभ नीचे को आई, इसलिए उच्चारण के आधार पर इन्हें उच्छिप्त कहते हैं। याद रखिएगा अड़ और ढ। जैसे सड़क, ठीक है, जैसे सड़क वाले में आ गया तो इनका प्रयोग आप देख लीजिएगा, जैसे सड़क हो गया, इसका उदाहरण जैसे अड़ में सड़क वाला हो गया। आगे हम देखेंगे जैसे इसका प्रयोग कहाँ पर होगा, जैसे चढ़ाई, जैसे इसका सड़क में हो गया, इसमें चढ़ाई का हो गया। ये मैंने आपको उदाहरण बता दिया, बाकी और उदाहरण आप ढूंढिएगा। अब इनको समराइज करते हैं, देखो जैसे प्रश्न पूछा जाएगा वैसे आपका उत्तर होगा। सब समावेश है इसी वीडियो में, कोई जिस प्रकार से भी आयोग पूछता है आप उत्तर दोगे, और आपके आगे पूरा कॉन्सेप्ट ये है जी। देखिए मूल स्वर चार होते हैं, जी। देखो मूल स्वर चार हैं, अ, ई, उ, री बिल्कुल चार हैं जी। कुल स्वर 11 होते हैं, इस दृष्टिकोण से 11 हैं जी। 7 4 11, बिल्कुल 11 के। अयोग वाह 2 हैं, बिल्कुल अंक रहो 2 हैं, यहाँ पर आपको स्पष्ट नजर आ रहा है 2 है अयोग वाह। मूल व्यंजन, देखो मूल व्यंजनों में इन्होंने 25 4 4 यानी 25 4 4, ये ऐसे कहीं लिखा नहीं होगा, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है 25 4 4, यानी 25 स्पर्शी हो गए, अंतस्थ हो गए, और आपके उसमें संघर्षी हो गए, इसलिए आपके मूल व्यंजन कितने हो गए 33। यहाँ पर को संयुक्त व्यंजनों को नहीं लिया है, क्योंकि संयुक्त व्यंजन का मतलब वो दो व्यंजनों से मिलकर बना है,
वो व्यंजन पहले ही आ गए हैं, यानी कि मूल व्यंजन आपके 25 4 4, यानी कि स्पर्शी, अंतस्थ और उष्म संघर्षी हैं 25 4, ठीक है, 29 4 33, तो हमने लिख दें। अब कुल व्यंजनों की जब बात आ गई तो कुल व्यंजनों में आपका स्पर्शी भी जोड़ा जाएगा, अंतस्थ भी जोड़ा जाएगा, उष्म संघर्षी भी जोड़ा जाएगा और संयुक्त व्यंजन भी जोड़े जाएंगे। तो आपके इन 33 में अगर हमने उस संयुक्त को जोड़ दिया तो आपके 37 यानी 37 हो गए। आगे देखिए द्विगुण, तो ये द्विगुण है, अड़ और ढ, तो ये आपके द्विगुण है, ये हमने यहाँ लिख दिए हैं द्विगुण। अब आएगा कि वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या, तो आपका उत्तर क्या होगा, आप लिख दोगे कुल स्वर, अयोगवाह, कुल व्यंजन और द्विगुण। तो आपके टोटल कितने हो गए, 11 + 2 + 37 + 2, आपका 52 आपका उत्तर होगा जी। आपका उत्तर क्या होगा, 52 होगा। आशा करता हूँ कि आप इसको समझ रहे होंगे। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, इसको अच्छे से समझ लिया तो आपको आराम से ये चीज़ आ गया। इन्हीं का जो है ये यहाँ पर को समावेश है, इन्हीं का समरी है यहाँ पर, इसको आप ऐसे लीजिएगा। एक चीज़ मैंने मेंशन करी थी, बहुत सारी चीज़ें याद नहीं आती बताते बताते, तो जैसे कभी आपने ना एक शब्द दिखा होगा कॉलेज दिखा होगा, इसमें जो ये होता है ना, ये जो निशान होता है ये वाला, ये चंद्रगा टाइप का, इसे स्वनिम कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे स्वनिम कहते हैं। स्वनिम जैसे यहाँ पर देखें तो आ और ओ का आधा, आ और ओ का आधा यहाँ पर कोई स्वनिम है, यानी कि जो ये मात्रा लगी है ना ये स्वनिम की है, ये जो मात्रा लगी है स्वनिम की है। मेरा यही उद्देश्य रहता है आपको हर चीज़ आए। आगे देखेंगे अब हमारे कुछ चीज़ें जो बार बार फिर पूछी जाती हैं वर्णमाला में, जैसे द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं कि जब दो समान वर्ण जुड़े हों, जब दो समान वर्ण जुड़े हों। कैसे, देखिए जैसे लड्डू, जैसे आपका ढ और ड, ठीक है, दोनों समान है। जैसे मैं यहाँ पर दिल्ली लिख दूँ, दिल्ली, दोनों ल समान है। द्वित्व व्यंजन का मतलब जो जब दो समान वर्ण जुड़े हों, ल और ल दो समान आपके वर्ण है। जैसे आपका बिल्ली हो गया, ये आपका क्या है, ये द्वित्व व्यंजन है जब दो समान वर्ण जुड़े होंगे। तो संयुक्त किसे कहेंगे, संयुक्त हम वैसे हमने यहाँ समझ लिया, संयुक्त वाला छ त्र ज्ञ और श को हमने समझ लिया। संयुक्त की जो परिभाषा है, जब दो असमान वर्ण जुड़े हों, जब दो असमान वर्ण जुड़े हों। जैसे मैंने यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा है मक्खन का, आधा क और ख से, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन की परिभाषा है जब दो असमान वर्ण जुड़े हों। द्वित्व का मतलब क्या था, जब दो समान वर्ण जुड़े हों। संयुक्त में असमान वर्ण जुड़े थे, ये आप याद करेगा। ये द्वित्व बार बार पूछा गया है। जब हम इसकी प्रश्नोत्तरी श्रृंखला को करेंगे ना, तो उस समय और आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। एक इस चार्ट को भी हमने आपको बताने का प्रयास करा है। देखो अमानक यानी कि ये पहले प्रयोग होते थे, मानक अब इनका प्रयोग इस प्रकार से हो रहा है। तो कौन से अमानक हो गए, अब कौन से मानक हो गए, उनको भी समझते हैं। जैसे देखो स्वरों में अ पहले ऐसे लिखा जाता था, ये अ को अब कैसे लिखा जा रहा है, इस प्रकार से जो हमारा चलित में है अब। तो अ हमारा ये है, हम अच्छे से जानते हैं। तो अ को पहले इस प्रकार लिखा जाता था। अगर प्रश्न को इस प्रकार से भी आ जाएगा तो इस ये टेबल आपको याद रहेगी, तो आपका फिर कभी प्रश्न गलत नहीं होगा। जैसे क वर्ग में पहले ख को ऐसे लिखा जाता था, इसको लोग र भी पढ़ देते थे। तो इसलिए इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ख को, इस जो र को पूरा मुड़ाया गया। तो आज जो हमें ख दिखाई देता है इस प्रकार से दिखाई देता है। ऐसे आप च वर्ग को देखिए, च वर्ग में पहले जो झ था ना, झ, वो झ को ऐसे लिखा जाता था, कई लोग उसको भ पढ़ देते थे। तो इसलिए इसको अमानक हो गया, अब झ इस प्रकार पढ़ा जाता है बच्चों, ठीक है। आगे देखिए ट वर्ग को पहले ऐसे रा, ठीक है, जो हमारा अणो है ना, अणो को पहले ऐसे रा प्रकार से लिखते थे, आज हम इसे रा पढ़ेंगे। तो अब ये आपका अमानक हो गया, अणो को हम ऐसे लिखते हैं जी। आगे देखिए त वर्ग में भी अमानक कौन सा हो गया, जो ध है, ध को ऐसे लिखते हैं। कई बार इसको घ भी पढ़ा जाता था जल्दीबाजी में। तो अब ध के लिए क्या है, इसमें पूरा गुंठा जो है घुमा दिया गया है, तो ध हम अब ऐसे लिखते हैं। ऐसे देखिए त वर्ग में अमानक कौन सा हो गया, भ। भ को पहले ऐसा लगता था कि मौ तो कहीं मौ तो नहीं है, तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपका भ अब ऐसे लिखा जाता है। ये सारे आपके गलत हो गए जी। ऐसे ही एक है आपका ल, तो ल वैसे हमने कहाँ पढ़ा था, अंतस्थ व्यंजन में। तो ल के पीछे गुंठी जैसे लगाते थे, इस गुंठी को हटा दिया गया, तो अब ल आपका मानक ऐसे हो गया। तो ये अमानक और मानक, इनको याद रखेगा कि मानक कौन से, अमानक कौन से। इतने ही मानक और मानकों की जो टेबल है वो भी मैंने आपको बता दी। लास्ट इसमें टॉपिक समझेंगे आगत व्यंजन। आगत का मतलब होता है कि जिनकी उत्पत्ति कोई अन्य जगह से हो रखी है, जैसे अरबी, फारसी, अन्य जगहों से जो आ रखे हैं, जैसे जौ, फौ, ठीक है। तो इस जौ में ये जो मात्रा है,
ठीक है, जहाँ पर इस प्रकार की मात्रा लगी होगी वो हमारे आगत व्यंजन होंगे। तो संभवतः आपने समझा होगा, हम भाषा की सबसे छोटी इकाई से चले थे जिसे हमने वर्ण कहा था। वर्ण हमने स्वर वर्ण और व्यंजन वर्णों में देखे थे। स्वर को भी हमने देखा था कि आपके मूल स्वर और संधि स्वर होते हैं, 4 और 7 की बात करी थी। फिर हम लोग आए थे अयोगवाह में, अंकवाह, प्लुत, जिसमें 3 गुना समय लग रहा। ओम की हमने बात करी थी। उच्चारण समय के आधार पर दीर्घ, हर्ष और प्लुत के बारे में देखा था। व्यंजन में हमने देखा था कि स्पर्शी व्यंजन होते हैं, आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, उष्म संघर्षी होते हैं और आपके संयुक्त होते हैं। स्पर्शी 25 होते हैं, क वर्ग से लेकर प तक। कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और आपका ओष्ठ व्यंजन हमने देखे थे। फिर हम आगे बढ़े थे, हमने अघोष, सघोष को पढ़ा था, यानी कि हमने क्या कहा था कि तरंग पैदा हो रही है। अघोष, सघोष, हर वर्ग का पहला दूसरा अघोष, तीसरा चौथा सघोष और 5वां अनुनासिक के होता है। पंचमाक्षर के रूप में इनका प्रयोग करा जा रहा है। 1 1 3 5, 1 3 5 किसी वर्ग का 1 3 5 उसे हम अल्प प्राण कहेंगे, कम हवा आ रही है। 2 4 महाप्राण कहेंगे, अधिक समय लग रहा है। वैसे ही अंतस्थ व्यंजन देखे थे, स्वर और व्यंजनों के बीच में प्रतीत होते हैं। य, र, ल, व, यानी इसमें से र भी आपका लुंठित है, रोल हो रही है आपकी जीभ। ल पार्श्विक है, हवा एक ओर से निकल जा रही है। य और व को अर्धस्वर भी कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन को अल्प प्राण भी कहते हैं। उष्म संघर्षी देखे थे, 4 होते हैं, श, 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 तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ह देखे थे हमने। संयुक्त व्यंजन देखे थे 4, क जैसे छ देखा था, त्र देखा था, ज्ञ देखा था, श्र देखा था। कैसे किस व्यंजन से बनते हैं याद करेगा। द्विगुण देखे थे, ढ, अड़ और ढ। मूल स्वर 4, कुल 11, अयोगवाह 2, मूल व्यंजन 33, कुल व्यंजन 37, द्विगुण 2। वर्णमाला में कुल पूर्ण वर्णों की संख्या तो 52 थे। द्वित्व देखे थे, जो जहाँ 2 समान वर्ण जुड़े थे। संयुक्त जहाँ 2 असमान वर्ण जुड़े थे। मानक अमानक की बात करी थी। आगत व्यंजनों की बात की थी। कॉन्सेप्ट समझाया था कॉलेज में, जो ऊपर से लगा होता है चंद्रबिंदु टाइप का, तो उसे स्वनिम कहते हैं, और ओ का आधा रूप। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपको कई चीज़ें समझ में आएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।